नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बिहार पुलिस की बहाली में जो बातें अब सामने आ रही हैं, वो बातें कहीं न कहीं हमारी कल की कही गई बातों को पुष्ट कर रही है, मतलब पुष्टि कर रही है कि सिंगल है तो मुमकिन है। जांच में जो फिलहाल जो अभी चीज़ें सामने आई हैं, वो चीज़ें ऐसी हैं कि इस पूरे खेल में अब जांच की प्रथम दृष्टया ही सिंघल के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। और स्वाभाविक भी है, जिस तरीके से चीज़ें चली हैं उस पे सिंघल के दामन पर वो चीज़ें पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। उस आयोग के अन्य जो मेंबर हैं, कभी सिंघल ने उन मेंबर को नहीं बुलाया कि परीक्षा हमको कैसे लेनी है, किस तरीके से लेनी है, जबकि वो सरकार ने ही मेंबर बनाया है और वो वर्तमान आईपीएस अधिकारी हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से सरकार ने भेज दिया था। वो इसी आयोग के गठन के दौरान उन आईपीएस अधिकारियों को भी शामिल किया गया था, लेकिन कभी इन्होंने कैसे परीक्षा लिया जाए, परीक्षा में क्या सावधानी बरता जाए, क्वेश्चन प्रश्न पत्र लीक ना हो, किस तरीके से सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ इस परीक्षा को सफल बनाने में सहयोग लिया जाए, कुछ भी नहीं। मतलब किसी मेंबर की ये इन्होंने बैठक तक नहीं बुलाई। कैसे हो सकता है भाई? सरकार आयोग के चेयरमैन बनाए तो उसके सदस्य भी तो बनाए हैं, सदस्य को की भी तो जिम्मेवारी है, लेकिन किसी को इन्होंने नहीं बुलाया। देखिए, प्रश्न पत्र जहाँ से आया है वो भी अब धीरे धीरे चीज़ें सामने आनी शुरू हुई है। प्रश्न पत्र का वितरण में जिस एजेंसियों को शामिल किया गया है, वो भी चीज़ें अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं कि किस तरीके से पहले से जो प्रोटोकॉल बना हुआ था उस प्रोटोकॉल को इन्होंने तोड़ा है। हर जगह पर जैमर लगाने की बात की, अधिकांश जगह पर इनका जैमर काम ही नहीं कर रहा था। कैसे एजेंसी को उन्होंने काम दिया जहाँ जैमर इनका काम ही नहीं किया। व्हाट्सअप मैसेज या वॉकी टॉकी काम कर रहा था। ये सारी चीज़ें अब मतलब 72 घंटे के दौरान ही ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। प्रारंभिक पूछताछ में भी उन्होंने कुछ इस तरीके से बातें कहना शुरू कर दी कि जैसे लगता है कि ये हो ही नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें अब स्पष्ट हो चुकी है कि ये इस खेल में आयोग के बगैर मिली भगत का संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रश्न पत्र आउट था। ये बात आप समझ लीजिए, प्रश्न पत्र आउट था। जो भी इस तरीके के गैंग चलाने वाले लोग थे उनके पास प्रश्न पत्र पहुंच चुका था। पहले सीटिंग में थोड़े विलंब से प्रश्न पत्र पहुंचा, दूसरे सीटिंग में तो 2 घंटा पहले प्रश्न पत्र मिल गया था। दोनों पाली का प्रश्न पत्र आउट था। जो कल तक सिंघल कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सारी बातें बेबुनियाद है। लेकिन अब वो धीरे 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 अलग अलग जिलों में जो एसपी की कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई में ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब तो जो कहा जा रहा था, जिसको ये डिनाई कर रहे थे कि नहीं 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 सिर्फ 40-50 क्वेश्चन लेके गए, तो स्वाभाविक तौर पे 10 वर्षों का क्वेश्चन अगर आप लिख के ले जाएंगे तो उसमें 5-10 मिल जाएंगे। नहीं, एक सेंटर से तो 1 से लेके 90 तक, 1 से 90 तक क्वेश्चन हूबहू वैसा ही था जो क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ था। और एक एसपी स्तर का अधिकारी इसकी सूचना दी मुख्यालय को कि इस तरीके से क्वेश्चन मैच कर रहा है, लेकिन पूरी तौर पर उन्होंने उस चीज़ों को अस्वीकृत कर दिया। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक कोचिंग संचालक, जिनको ये प्रश्न पत्र जैसे ही उनके व्हाट्सएप पर आया, वो कोचिंग संचालक आयोग के कार्यालय में गए और कार्यालय में जाने के बाद उन्होंने अध्यक्ष को कहा कि सर आपका प्रश्न पत्र लीक है। देखिए हमारे व्हाट्सएप पर पूरा प्रश्न पत्र की कॉपी आई हुई है, हम भागे भागे इसलिए आपके पास आए हैं कि आप त्वरित कार्रवाई कीजिए। पता है उसके साथ इन लोगों ने क्या किया? परीक्षा खत्म होने तक रूम में बंद कर दिया, समझ गए? और उसके मोबाइल का जो डाटा था वो सब निकाल लिया, सब बाकी चीज़ डिलीट कर दिया। वो विटनेस गवाह के रूप में
आर्थिक अपराध इकाई के सामने प्रस्तुत हुआ है। हम लोगों से भी संपर्क में था। हम कहा नहीं, ये लड़ाई अगर आपने लड़ी है इस तरीके से कि आप आयोग के चेयरमैन तक आप ये जानकारी पहुंचा दी कि आपका प्रश्न पत्र लीक है, फिर भी आयोग कार्रवाई करने के बजाय उस मामले को छुपाने और दबाने में लग गई है और आप लड़ने को तैयार हैं, तो चलिए आर्थिक अपराध इकाई से इस पूरे मुतल्लिक आप अपनी बात रखिए। तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है। आर्थिक अपराध इकाई ने उनका डिलीट किया गया जो व्हाट्सएप पर जो प्रश्न पत्र था उसको रिकवर भी उन्होंने कर दिया है। कितने बजे वो आयोग के दफ्तर में गए थे, उस दौरान उनका मोबाइल का लोकेशन क्या था, कितने देर तक उनका मोबाइल उस लोकेशन में रहा है, ये सारी चीज़ें आर्थिक अपराध इकाई ने निकाल लिया। मतलब अगर ये बात अभी भी हम कह रहे हैं, अगर ये बात जो कोचिंग संचालक कह रहा है और वो सही है, तो फिर सिंघल तो बचेगा नहीं। सिंघल के सहमति के बगैर तब ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने कार्रवाई करने के बजाय मामले की छुपाने की कोशिश की है। और सिंघल है तो मुमकिन है, हम बार बार कहते हैं, बिना सिंघल के से कुछ नहीं हो सकता है। और सिंघल जिस तरीके से उनके काम करने की शैली रही है और अब जांच में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो तो साफ दिखा रही है कि सिंघल अपने कलीग को भी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं किया, कभी किसी मीटिंग में उसने नहीं बुलाया। इतने बड़े स्तर पर परीक्षाएं हो रही हैं, पूरे राज्य भर के बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं, लाखों लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और अपने अधीनस्थ जो सहयोगी हैं उनसे बातचीत भी नहीं करना है। वर्तमान में वो IPS अधिकारी हैं, विभिन्न जगहों पर, महत्वपूर्ण जगहों पर वो पोस्टेड है। वो और अलग तरीके से सहयोग कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनको जानकारी तक नहीं दिया कि हम परीक्षा ले रहे हैं, तो आप सदस्य हैं तो आइए हम आपसे बात करें। ये इनके काम करने का शैली का पता चला है। फिर जब प्रश्न पत्र लीक हुआ और वो कोचिंग संचालक जब इनके यहाँ पहुँचा, उनके साथ इनका क्या व्यवहार रहा, ये भी चीज़ें अब सामने आ गई हैं। अब देखना ये है कि आर्थिक अपराध इकाई, क्योंकि इससे पहले भी फर्जी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के मामले में जिस फ़ोन कॉल को लेकर IPS अधिकारी गया को बचाने की कोशिश हुई थी, उसका इनसाइट स्टोरी ये था कि गया के SSP को ये खुद बचाना चाहते थे। ये भी तथ्य सही है। भले उसमें अब चीफ जस्टिस का फ़ोन करने वाला व्यक्ति सामने आया और उस वजह से इन्होंने मदद की होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो जो लड़ाई शुरू हुई थी वहाँ के IG और SSP के बीच, अमित लोढ़ा और वहाँ के SP के बीच, उस लड़ाई में ये अमित लोढ़ा के खिलाफ खड़े हुए थे। अमित लोढ़ा ने कई तरह की अनियमितता की बात, ज़मीन को लेकर किस तरीके से इनकी कार्यशैली रही है, किस तरीके से शराब के मामले में इन्होंने एक थानेदार को बचाने की कोशिश की है। जिस थानेदार पर कार्रवाई हुई, शराब का बड़ा खेप उस थानेदार के सहमति से बाहर गया, उस खेप के पकड़े जाने के बाद उसे थाने पर से बेल दे दिया गया। ये सारी बातें सामने आने के बाद भी जो चर्चा यही रही कि इस मामले में कहीं न कहीं DGP के रूप में सिंघल SSP को बचाना चाहते थे, क्योंकि उस केस में जो IO बना था वो 15 दिन की छुट्टी में था। वो छुट्टी छोड़ के वापस लौटने का दबाव बनाने वाले भी यही सिंघल बाबा ही थे। बड़ी हंगामा हुई थी, उस समय चर्चा हुई थी कि भाई जल्दी करिए। जब मामला प्रकाश में आया तो सब कुछ चीफ जस्टिस के नाम पर फ़ोन कॉल्स का सहारा लेके सारी चीज़ों की लिपापोती हो गई और उस दौरान तक जो कुछ भी हुआ सब आपके सामने है। लेकिन ये इस बार जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और जिस स्तर पर खेल हुआ है, वो खेल, क्योंकि हरियाणा से भी बहुत सारे लोग दौड़ने आए थे। ये भी खबर है कि हरियाणा से सिपाही बनने में बड़ी संख्या में यहाँ छात्र आए थे। उस लिंक को भी आर्थिक अपराध इकाई टटोल रही है। बात सिर्फ इतना ही नहीं है, बात ये भी है, इसके अलावा जो दिल्ली, यूपी, हरियाणा में जो ये इस तरीके का गैंग चलाने वाले जो लोग हैं, उनकी संलिप्तता भी अब सामने आ रही है कि ये खेल सिर्फ बिहार के स्तर पर नहीं हुआ है। इस तरीके के प्रश्न पत्र आउट करने वाले, इस तरीके का खेल करने वाले जो लोग थे,
वो बाहर के लोग भी इसके साथ जुड़े हुए थे और करोड़ों रुपए का ये खेल हुआ है। 2-4-5 करोड़ का बात नहीं, करोड़ों रुपए का खेल हुआ है। 5 से 10 लाख रुपया एक एक स्टूडेंट से पास कराने के लिए तय हुई थी। आधा रकम परीक्षा से पहले, आधा रकम रिजल्ट के बाद, मतलब फिजिकल होने से पहले आपको पूरा पेमेंट कर देना है। इस तरीके से तय हुई थी। और प्रश्न पत्र कहाँ छपेगा, प्रश्न पत्र को लेकर जो गोपनीयता बरती जानी थी, उस सब चीज़ों में अब धीरे धीरे परत दर परत चीज़ें खुलनी शुरू हो गई है। और अब पूरा जांच सिंघल के दरवाजे तक पहुंच गया है। अब देखना यह है कि आर्थिक अपराध इकाई इस मामले में कितनी दूर तलक कार्रवाई करती है, क्योंकि कहीं न कहीं सिंघल पर जिसका बर्दाश्त प्राप्त है वो भी जदयू का बड़ा कद्दावर देता है। पिछली बार रेड हुआ था, उस समय में भी चर्चा हुई थी कि इस बार कहीं सिंघल ही निशाने पर ना आ जाए। तो सिंघल तो बच गए। उस केस में क्या हुआ अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन इस बार भी चर्चा जोरों पर है इसी तरीके से कि एक सत्तारूढ़ दल के नेताओं का इन पर बर्दाश्त प्राप्त है और उसी के आड़ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखना यह है कि आर्थिक अपराध इकाई उसके गिरबान पर हाथ डालती है या नहीं डालती है। सबकी नज़र उसी पर है, क्योंकि प्रश्न पत्र आउट हुआ है। प्रश्न पत्र बाजार में मौजूद था। प्रश्न पत्र जो बाजार में मौजूद था वही प्रश्न पत्र परीक्षा में पूछा भी गया और उसका सवाल का जवाब या तो छात्र साथ लेकर गए थे या नहीं तो फिर चिप्स के सहारे, जो चिप लाया गया था विशेष तौर पर दिल्ली में बनवाया गया था चिप, उस चिप के सहारे उन छात्रों तक पहुंचाना था। ये पूरी बातें सामने आ चुकी है। तो क्या कहेंगे आप? अब देखना यही है कि इस खेला में आर्थिक अपराध इकाई कितनी कठोरता के साथ न्याय करता है। वैसे प्रशांत किशोर ने बड़ी अच्छी बात कही है, जरा वो सुन लीजिए और जरा गौर करिए। जो वो कह रहा है वाकई में बिहार की हकीकत भी वही है। पिछली बार जब बीपीएससी का परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप टिप्पणी कीजिए, बच्चों ने भी आकर कहा कि आप ट्वीट कीजिए। तो मैंने उस समय भी कहा था और अभी का जो परीक्षा पत्र लीक हुआ उस पर फिर वही कह रहा हूं कि भाई ये रोजमर्रा की घटना बन गई है। जब आपका पिछले 10 सालों में ये 60 से ज्यादा अलग अलग परीक्षाओं के पेपर बिहार में लीक हुए हैं, न इस पर किसी की जवाबदेही है। और जो आदमी जो पिछली बार बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद जिस व्यक्ति को सरकार ने ये कहा कि ये दोषी है, जिसको पकड़ा गया, उसी आदमी का पिक्चर सरकार के बड़े मंत्रियों के साथ 2 दिन के बाद आप ही लोगों ने छापा है। तो आपको पता है कि जब शिक्षा मंत्री या पूर्व शिक्षा मंत्री प्रश्न पत्र लीक करने वाले के साथ बैठकर और उसकी साठगांठ और उसकी फोटो छपेगी तो प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा तो क्या होगा? ये बिहार में तो जो प्रश्न पत्र लीक होना कोई न्यूज नहीं है। बिना प्रश्न पत्र लीक हुए कोई एग्जाम हो जाए तो वो न्यूज है।